तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची डेनमार्क के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रही द्विपक्षीय बैठक। टाटा समूह के लिए 8 अक्टूबर का दिन रहा ऐतिहासिक। उन्हें एक बार फिर से मिली एयर इंडिया की कमान। रतन टाटा ने ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से पुलिस लाइन में की जा रही है पूछताछ के लिए जारी किया गया था पुलिस ने सम्मन। अयोध्या में आयोजित रामलीला में सीता स्वयंवर और परशुराम समाज ने दर्शकों का मन मोहा। दूरदर्शन से किया जा रहा है रामलीला का प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आई डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क भारत को अपना एक करीबी साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। टाटा समूह के लिए 8 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक रहा। उन्हें एक बार फिर से एयर इंडिया की कमान मिली है। आजादी के बाद से एयर इंडिया सरकार के हाथों में रही है और अब एयर इंडिया के महाराजा के लिए टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार की ओर से विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने और इसमें टाटा समूह के सबसे ज्यादा बोली लगाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद रतन टाटा ने ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया एक बार फिर टाटा समूह के नियंत्रण में आ रही है। पिछले कई महीनों से पूरे आर्थिक जगत का ध्यान अपनी ओर खींच रही एयर इंडिया के निजीकरण की खबर पर आखिरकार मुहर लग गई है। शुक्रवार को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने और इसमें टाटा समूह के सबसे अधिक बोली लगाने की जानकारी दी गई। यानी 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा समूह ने एयर इंडिया को एक बार फिर अपने स्वामित्व में ले लिया है। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई थी। 29 सितंबर को 2 बिजनेस समूहों ने रिजर्व प्राइस के ऊपर निविदा दी। इनमें से एक टैलिस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा अजय सिंह की अगुवाई वाला समूह। टैलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई, जबकि अजय सिंह की अगुवाई वाले समूह ने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई। गृह, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों के पैनल ने बोलियों की समीक्षा की और आखिरकार टैलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर निविदा जीत ली। टैलिस प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स समूह की सहायक कंपनी है। सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने 2009 से अब तक 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा एयर इंडिया में निवेश किया। मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,239 करोड़ का कुल कर्ज था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 61,562 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसमें से 44,679 करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को सौंप दिया जाएगा। यानी एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। सरकार ने 1953 में एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया। फैसले के बाद टाटा सन्स के प्रमुख रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया कहकर फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा ने एक बयान में कहा, एयर इंडिया के लिए टाटा समूह का बोली जीतना एक अच्छी खबर है। बेशक एयर इंडिया के पुनर्निर्माण के लिए काफी प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि ये विमानन उद्योग में टाटा समूह को एक बहुत मजबूत बाजार का अवसर प्रदान करेगा। भावनात्मक तौर पर देखें तो जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस में से एक होने की प्रतिष्ठा हासिल की थी। अब टाटा के पास उस छवि और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर होगा,
GRD टाटा आज हमारे बीच में होते तो बहुत खुश होते। रतन टाटा ने चुनिंदा उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। आज 68 साल बाद कंपनी एक बार फिर टाटा समूह के कब्जे में आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले के बाद से एयर इंडिया का पुनरुद्धार हो सकेगा। रिजर्व बैंक ने अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई के बारे में कहा कि ये RBI के अनुमानों से कम है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन चिंताजनक है। साथ ही अगस्त सितंबर में डिमांड में भी तेजी देखी गई। रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए ग्रोथ के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। देश की मौद्रिक नीति तय करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद एक बार फिर से अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को शुरू हुई मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक शुक्रवार को समाप्त हो गई। बैठक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों पर लिए गए फैसलों का ऐलान किया। रेपो रेट पहले की तरह 4% पर बरकरार है। रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह 3.35% पर बना हुआ है। ये लगातार 8वीं बार है जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को जस का तस बनाए रखा है। RBI ने आखिरी बार मई 2020 में रेपो रेट घटाया था। हर 2 माह में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में सुधार पर चर्चा की जाती है और ब्याज दरों का फैसला लिया जाता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुधरी है। शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछली बैठक के मुकाबले इस बार भारत की स्थिति ज्यादा बेहतर है। ग्रोथ मजबूत हो रही है और महंगाई दर पर उम्मीद से बेहतर स्थिति में है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई 2021 में 5.59% से घटकर अगस्त 2021 में 5.3% हो गई। महामारी के कारण प्रतिबंधों में ढील देने और क्षमता में सुधार के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.3% अनुमानित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में देश की वास्तविक GDP में 9.5% की तेजी का अनुमान लगाया है। इस दौरान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP की वृद्धि दर 7.9%, तीसरी तिमाही में 6.8% और चौथी तिमाही में 6.1% का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक GDP 17.1% रह सकती है। रिजर्व बैंक का कहना है कि कृषि उत्पादन से ग्रामीण मांग में तेजी आएगी। साथ ही बैंक का मानना है कि त्योहारों में शहरी मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। सितंबर 2021 में लगातार 7वें महीने निर्यात $30 बिलियन से ऊपर रहा, जो मजबूत वैश्विक मांग और नीतिगत समर्थन को दर्शाता है। ये वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $400 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए अच्छा संकेत है। कारोबार जगत ने मौद्रिक नीति का स्वागत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए IMPS लेन देन की सीमा को अब 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। पैसे के तत्काल हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान मोड की बढ़ी हुई सीमा से उपभोक्ताओं के लिए अधिक रकम ट्रांसफर करना सुविधाजनक हो जाएगा। हापुड़ जनपद की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रिवर रीचिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया। इस अवसर पर गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए गंगा में मछली भी छोड़ी गई। इस अवसर पर लोगों को गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। वहीं मत्स्य पालन के 8 लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि हर किसी को नौकरी दी जाए, इसलिए लोगों की आय बढ़ाने के लिए मछली पालन करना चाहिए। मछली एक ऐसा प्राणी है जो गंगा को साफ करने का काम करती है और गंगा की गंदगी को खा जाती है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हम नदी को माता कहते हैं, हम पर्वत को देवता मानते हैं। हमारे देश में तो यही माना जाता है, कंकर कंकर शंकर माना जाता है। मगर हम इनकी सेवा कैसे करें? मैं मानता हूं कि हमारे सरकारी विभागों के द्वारा यदि सेवा का कोई काम हाथ में लिया गया होगा
तो मां गंगा की उत्तम सेवा करने का काम आज हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। इसके लिए मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज आप 1 लाख फिंगर लिंक्स इसमें लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और उनमें से करोड़ों लोगों के पेट का पालन होने का संभावनाएं खड़ी हो जाती है। कितने लोगों को रोजी रोटी मिलेगी वो अलग चीज है, मगर खुद मां गंगा की तबीयत खुश हो जाएगी, ये इनसे बड़ी अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और यदि मां गंगा हम पर प्रसन्न रहे तो इस राज्य को तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश में बह रही है इसलिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों के मन में ऐसी उम्मीद रहती है कि जिंदगी में कभी मौका मिले तो एक डुबकी गंगा में लगा दे। 2014 के बाद एक अभियान की शुरुआत हुई, चाहे नाले गंगा नदी में गिरने से रोके गए, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, और चाहे हमारे मंत्रालय के द्वारा जैसी गंगा पहले थी इसमें मछलियों का जो योगदान था, जो रोल था, उसके मछलियों को छोड़ने का कार्यक्रम आज से पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। तो मोदी जी की सोच है, एक आस्था है गंगा जी के प्रति। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश। सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए भी आगे बढ़ना कतई संभव नहीं। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के साथ क्राइम ब्रांच की टीम लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। पुलिस लाइन पहुंचे इससे पहले आशीष मिश्र को पुलिस ने पूछताछ के लिए सम्मन दिया था। सम्मन में आज सुबह 11 बजे तक का समय पूछताछ के लिए निश्चित किया गया था। दूसरी बार सम्मन देने पर आज तय समय 11 बजे से पहले ही आशीष मिश्र पूछताछ के लिए पहुंच गए। लखीमपुर खीरी कांड में 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ और यूपी में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। मथुरा में भी 4,69,000 कार्ड धारक लाभान्वित हुए हैं। कोरोना से रक्षा के लिए देश में 93 करोड़, यूपी में 11 करोड़ और मथुरा में 1,47,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में 70% से अधिक पात्र आबादी का टीकाकरण हो चुका है। इससे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने मथुरा के निरीक्षण भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी, ग्रामीण एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता कार्य नियमित रूप से कराए जाएं। मथुरा वृंदावन में चल रहे स्वच्छ पेयजल और सीवर से हर घर को जोड़ने का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा हो। जिलाधिकारी इसकी लगातार निगरानी करें। आदरणीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ था। तो सब लोग, क्योंकि आज एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीब परिवार में जन्मा है और इसलिए लगातार गरीबों की वो चिंता करते हैं। तो गरीब के घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए। ये संकट जो आया कोविड का, इससे अपने गरीब परिवारों को उन्होंने बचाया। फ्री में वैक्सीन और फ्री में मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जो गरीब कल्याण की योजना उसका लाभ सबको मिले बिना भेदभाव के सुनिश्चित कर। भारत में कोविड टीकाकरण के तहत 93 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 67 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 26 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग दूसरा टीका लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 71,75,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूह को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एक बेहतर उपाय के रूप में टीकाकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। साथ ही इसकी उच्चतम स्तर पर निगरानी भी होती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश नवल किशोर रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को शासन के स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। जाती है 18+ के लिए भी, 45+ के लिए भी। और अब जनपद लखनऊ में विशेष हम लोग का जो फोकस वो 2 तरीके से है। शहरी क्षेत्र में 100% हमें सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें यही कोशिश हो रही है कि हम हर मोहल्ले में सम्मानित नागरिकों को भी वॉलंटियर्स बनाएं, ताकि कोई व्यक्ति अगर रह गया है फर्स्ट डोज के लिए भी तो तत्काल आकर के लगाए और जिनका सेकेंड डोज ड्यू है उनको प्रेरित करके लगवाएं। इसी तरह से जो हमारा देहात का क्षेत्र है, यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग हर ब्लॉक वाइज संतृप्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मिशन भारत ऑक्सीजन पहल के तहत आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एक्टिवेशन एवं इनोवेशन सेंटर द्वारा देश भर के अस्पतालों को स्वदेशी रूप से निर्मित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर द्वारा मई 2021 में एक मिशन भारत O2 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 15 से अधिक स्टार्टअप और 17 SME ने भाग लिया। मिशन भारत O2 पहल के तहत टीम ने 90 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित और निर्मित कर देश भर में स्थानीय स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को लैस करने के लिए 10 से अधिक राज्यों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट दान किए हैं। सेकेंड वेव के दौरान आईआईटी कानपुर में 2 ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुए हैं हमारे मिशन भारत O2 कार्यक्रम के तहत, जिसमें हम 10 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए और बहुत सारे नंबर्स में हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाए, जो 7 अलग अलग राज्यों में वहाँ पे सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भेजा जा चुका है। और ये खासकर स्पेशल है क्योंकि ये हमारे अपने ही नेबरहुड में कल्याणपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर शशि कल्याणपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से यहाँ आए हैं ये हमारे गिफ्ट स्वीकार करने के लिए, और उम्मीद है कि ये कानपुर के और कल्याणपुर के लोगों के काम आएगा। गोरखपुर में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो एवं जन शिक्षण संस्थान के सहयोग से झंगा में श्यामा मल बालिका इंटर कॉलेज में स्वच्छता एवं आजादी का अमृत महोत्सव पर संगोष्ठी एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के प्रभारी BL पाल एवं सहयोगी संस्था जन शिक्षण संस्थान से रोशनी गुप्ता और कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित शिक्षिकाओं ने आजादी का अमृत महोत्सव एवं स्वच्छता अभियान पर जानकारियां दी। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में छात्राओं ने भाग लिया और प्रश्नोत्तरी का सही जवाब देने वाली 20 छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ पे हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं स्वच्छता अभियान पे कार्यक्रम रचाए हैं और यहाँ पे बच्चों को बताया गया है कि हमारे देश में वीरों ने किस तरह प्राण गंवाए हैं और किस तरह लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, किस तरह बच्चे आज आज़ादी से जी रहे हैं या भी जो भी लोग हैं तो इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, इसके बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत हमें जो भी अपने स्कूल में किस तरह सफाई बरतनी है, अपने आस पड़ोस में किस तरह सफाई बरतनी है। आज हमारे स्कूल में अमृत उत्सव मनाया गया है। हमें इस उत्सव में बहुत अच्छा लगा है। हमारे साथ मेरे टीचर्स और भारत सरकार की तरफ से जो लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को भी ये जितनी भी बातें बताई गई हैं हमें सबको शेयर करना है और सबको मालूम चलना चाहिए कि ये स्वच्छता अभियान ये 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के उत्सव से ही मनाया जा रहा है, गांधी जयंती के दिन से ही। आज हमारे स्कूल में आज़ादी महोत्सव का प्रोग्राम हुआ था। इसमें हमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें सब लोगों ने कुछ जवाब दिए और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है
जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। प्रयागराज जिला स्मार्ट सिटी घोषित होने पर अब यहां एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाने के लिए किराए पर स्मार्ट साइकिल मिलेगी। इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिले में कई जगह किराए पर साइकिल उपलब्ध होगी। कुल 1000 साइकिल लोगों को मिल सकेगी। इनमें से 750 पॉइंट पर 250 साइकिल स्पेयर में रखी जाएगी। साइकिल चार्टर बाइक ऐप को मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना होगा। 300 रुपए का भुगतान करके खाते को सक्रिय करना होगा। ये भुगतान आजीवन मान्यता के लिए है। इस ऐप को खोलने के लिए साइकिल पर बने QR कोड को स्कैन करना होगा। ऐसा करने पर लॉक अपने आप खुल जाएगा। पार्किंग करने के लिए ऐप में पार्किंग विकल्प का चयन करना होगा और फिर साइकिल लॉक हो जाएगी। दोबारा सवारी जारी रखने के लिए ऐप में अनुपात को दबाना होगा। इसके बाद साइकिल फिर से ऑन होगी। तरफ से ये जो स्मार्ट साइकिलें दिया गया है और नगर निगम के थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, ये सरकार की एक अच्छी पहल हुई है कि लोगों को अब स्मार्ट सिटी में स्मार्ट साइकिलों के द्वारा प्रचलन शुरू किया गया है, जो कि लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन नॉर्मल शुल्क रखा गया है। एक बार सदस्यता जीवन भर के लिए 300 रुपये और उसके बाद एक मानक शुल्क रखा गया है जितनी देर के लिए लोग साइकिल ले जाना चाहें। तो ये एक अच्छी पहल किया गया है सरकार ने। इसके लिए सरकार को थैंक यू। साइकिल इतनी अच्छी है कि सर जैसे हमको कहीं भी पहले हम लोग जैसे पैदल चल के गर्मियों में अपना पसीना बहाया करते थे, अब ये है कि रेंट पे हम सरकार ने ऐसा निकाला कि रेंट पे जा कर के हम साइकिल ले सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं उसे कहीं भी आने जाने के लिए। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हों उनके साथ कैसे समायोजन किया जा सके, इसके लिए शहर को तैयार करना। आज शहरों में बढ़ते हुए वाहनों की संख्या और उनके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए यह जो विचार आया है कि आज ये स्मार्ट साइकिल का, ऐसी साइकिल से न केवल वातावरण असर पड़ेगा, न केवल लोगों के जनजीवन पर इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि साइकिल का अभ्यास करने से एक तो उनका वो डिजिटली इक्विप्ड होंगे, ऐप से उनका परिचय होगा, कैसे किस तरह से स्मार्टफोन के सहारे वो किराए पर साइकिल को हायर कर सकें, और साथ ही साथ जब साइकिलिंग करेंगे तो उससे उनके स्वास्थ्य पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। मुजफ्फरनगर जिले की महिला स्वयं सहायता समूह ने गन्ने की आग से 8 लाख पौधे तैयार कर इतिहास रच दिया है। 158 समूहों की 3500 महिलाएं इस रोजगार से जुड़ी हैं। गन्ना विभाग के सहयोग से चल रही इस तकनीक से किसान को गन्ना बुआई में 1 बीघा जमीन में 4 क्विंटल गन्ने की बचत होगी। जिले में इस बार गन्ने की पौध से फसल में नई क्रांति की शुरुआत हुई है। आग से बीज बनाने के कार्य के लिए गन्ना विभाग ने 158 महिला स्वयं सहायता समूह तैयार किए हैं। प्रथम वर्ष में ही इन समूहों से जुड़ी 3500 महिलाओं ने 8 लाख गन्ने के पौधे तैयार किए हैं। इस प्रक्रिया से किसान को बड़ा लाभ होगा। सामान्य रूप से गन्ना बुआई में किसान का 5 से 6 क्विंटल गन्ना लग जाता है। इस विधि से 1 से 1.5 क्विंटल गन्ने से ही पौध तैयार हो जाएगी। किसान को प्रति बीघा 4 क्विंटल यानी 1400 रुपए के गन्ने की बचत होगी। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं पौधे तैयार कर रही हैं, उन्हें एक पौधे की कीमत 3 रुपए मिलेगी। जी, मतलब जो सरकार ने नए तरीके अपनाए हैं, इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिला। और जो हमारे किसान भाई है वे पहले गन्ना बोते थे तो पूरा गन्ना डाल देते थे, 3-4 पोरी के एक गन्ना डलता था। अब हम उसमें से आंखें निकाल लेते हैं और सारा गन्ना हमें बचत हो जाती है। तो इससे हमारे किसान भाइयों का और हमारा भी बहुत फ़ायदा है, जिससे हम जो गन्ना उसका निकल गया तो उसे हम मील में डाल सकते हैं, अपने सिरके में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके गन्ने की पौध के साथ साथ सिरका भी तैयार करेंगे। इस समूह को हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर चला रही है और
जो सामग्री आई है वो हमने सारी अपनी धनराशि इकट्ठी करके सब इकट्ठा सामान मंगाया है। गोलक बरूदा है, इसमें नीचे भर के फिर इसमें गन्ने की आँख जमाई जा रही है और ऊपर गोलक बरूदा भरा जा रहा है। और इसकी पौध जो हमारी लागत है 3 या 4 रुपए की है और इसमें ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, हमें 7 या 8 के बीच में भी हमें इसमें धनराशि मिल सकती है। फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला धीरे धीरे लोगों के अंतर्मन में एक अलग ही जगह बनाती जा रही है। इसी के साथ देश और दुनिया में अयोध्या की एक नई पहचान भी बन रही है। रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का मंचन हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। विशेष तौर पर लोग उस समय भाव विभोर उठे जब अपने आराध्य को वैवाहिक सूत्र में बंधते हुए देखा। हालांकि लोगों को ये मलाल है कि वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत वहां जाकर रामलीला नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दूरदर्शन के जरिए धार्मिक परिवेश अर्जित कर रहे रामलीला के मंचन को देख वे आनंदित हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे देश में ये संस्कृति है जो हर नारी को ये सिखाया जाता है कि सीता मैया जैसे अपना जीवन जी। और बस आज मैं एक स्टेज पे दिखाने जा रही हूँ, तो यही मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेश तक ये पहुँचे। मैं ये सोचती हूँ कि जो अयोध्या का पहले नाम था राम जी के समय पर, वो आज फिर से जागृत होने जा रहा है, जहाँ लोग सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आएंगे, इस धरती पे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, राम मंदिर देखेंगे, यहाँ से आशीर्वाद देखे जा सकते हैं। और वो श्रद्धा सिर्फ अपने देश तक नहीं सीमित रहेगी, वो विदेश तक भी पहुँचेगी। तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं पूरे विश्व के आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये महज एक रामलीला नहीं है, इसको आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट स्वरूप ना समझें। हम लोग जो दर्शा रहे हैं, हम लोग जो प्रवचन गा रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमने बहुत मेहनत करी है और हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे संस्कार आप लोगों के अंदर थोड़े से ज़रूर जाएं। अगर आप लोगों के अंदर 10% भी ये संस्कार चले गए तो मुझे लगता है हम लोगों का यहाँ तक आना सफल हो गया। महोबा के सुप्रसिद्ध देशावरी पान की खेती करने वाले किसानों को योगी सरकार ने एक साथ 2 सौगातें दी हैं। जीआई टैग के बाद सरकार ने अब इसकी खेती को फसल बीमा योजना से भी जोड़ दिया है। ऐसे में अगर पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो किसान इस योजना के तहत आर्थिक क्षतिपूर्ति के भी हकदार होंगे। पान किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि यद्यपि पान की खेती में काफी कठिनाई आती है, लेकिन अब किसानों को काफी कुछ राहत मिल सकेगी। महोबा का देशावरी पान दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दुनिया के कई देशों में भी काफी पसंद किया जाता है और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, सहारनपुर आदि स्थानों पर भी इसके पत्तों की काफी मांग है। ये पान महोबा का आला उदल के जमाने से प्रसिद्ध है और इस पान के खाने से जैसे ब्लड प्रेशर है, मुंह का स्वाद है और पान मुंह में डालते ही घुल जाता है, इसमें छुकला नहीं रहता। ये पान हमेशा विदेशों तक चला है और अब जो सरकार ने पहचान दी है और किसी में जोड़ा है, हम इस सरकार के लिए योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। अब ऐसा मिल जाएगा कि मोदी जी, योगी जी एक बार फिर तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है द्विपक्षीय बैठक। टाटा समूह के लिए 8 अक्टूबर का दिन रहा ऐतिहासिक। उन्हें एक बार फिर से मिली एयर इंडिया की कमान। रतन टाटा ने ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से पुलिस लाइन में की जा रही है पूछताछ। पूछताछ के लिए जारी किया गया था पुलिस ने सम्मन। अयोध्या में आयोजित रामलीला में सीता स्वयंवर और परशुराम संवाद ने दर्शकों का मन मोहा। दूरदर्शन पर किया जा रहा है रामलीला का प्रसारण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।